हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन इन डिप्लोमा एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया था। और उसी वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर के एक एक सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस चैनल में। तो उसी क्रम में शुरू करते हुए आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है कंक्रीट उसे शुरू करते हैं। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो अब कंक्रीट की उपयोगिता क्यों पड़ी भाई? मकान तो पहले ज़माने में भी बनते थे और मकान आज भी बन रहे हैं। पर पहले जो मकान बनते थे वो जनरली लकड़ी के और मिट्टी के इन सब चीज़ों से बनते थे। तो और आज के जितने भी मकान हैं मैक्सिमम सब कंक्रीट से बनते हैं। तो अब चूँकि कंक्रीट आज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल हो गया है। तो और जितने सिविल इंजीनियरिंग तो पूरी कंक्रीट पे डिपेंड ही करती है, क्योंकि हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो सारा सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। और बिना कंक्रीट के तो आज की डेट में कोई कंस्ट्रक्शन संभव ही नहीं है। तो इसीलिए कंक्रीट बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की डेट में मटेरियल है और हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो कंक्रीट एक कृत्रिम पदार्थ होता है जो कि बंधक पदार्थ सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जो बंधक रूप में काम कर सकते हैं। तो इसमें से आपका एक हो सकता है सीमेंट, दूसरा हो सकता है लाइम और तीसरा हो सकता है मड, यानी कि गारा जिसे पिछले ज़माने में कहते थे। उन सब चीज़ों में कुछ निष्क्रिय पदार्थ, अब निष्क्रिय पदार्थ में क्या आ सकते हैं? पत्थर आ सकता है, रोड़ी आ सकता है और इसमें से पानी मिलाकर कंक्रीट बनाई जाती है। और इसे सुगठ्य अवस्था इस किसे कहते हैं? मतलब प्लास्टिक स्टेट, मतलब जब कंक्रीट जब तक जमी नहीं होती है उस स्टेज को हम लोग सुगठ्य अवस्था कहते हैं। उसी अवस्था में अगर कहीं पे किसी तख्ताबंदी मतलब शटरिंग में रख देते हैं तो वो कुछ देर में सेट होके एक सॉलिड बन जाती है। तो उसे ही तो उसे कठोर कंक्रीट कहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ आ ही जाती है। तो ये चीज़ तो कंक्रीट हो गई। अब कंक्रीट बनती कैसे है या और उसको हम लोग एक फ्लो डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसा कि हमने बताया कि बंधक पदार्थ यानी कि सीमेंट हो गया, आपका एक चूना हो गया, इसी में आप मड भी लिख सकते हैं। मड मतलब गारा हो गया, ये चीज़ हो गई। दूसरा महीन मिलावे में बालू आ गया, सुर्खी आ गया, मतलब सुर्खी या राखी से सिंडर भी कहते हैं। और मोटा मिलाव इसमें गिट्टी आ गया, ग्रेवल आ गया, रोड़ी आ गया। इन सब चीज़ों को पानी के साथ मिला देते हैं तो कंक्रीट मिल जाती है। पर अब देखिए यहाँ पे एक ये सम्मिश्रक यानी कि एडमिक्सचर, अब एडमिक्सचर भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि यदि आवश्यक हो तो अब हम लोग एडमिक्सचर के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली में एडमिक्सचर होता क्या है? एडमिक्सचर, अब कंक्रीट में अगर कुछ विशेष गुण डालने के लिए कोई ना कोई हम इसमें केमिकल पदार्थ जो डालते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज जनरेट करने के लिए कंक्रीट में, तो उन उसको हम लोग कहते हैं एडमिक्सचर्स। अब जैसे कि अब इसमें विशेष गुण क्या हो सकते हैं कि अब जैसे कोई सीमेंट हमको वाटरप्रूफ सीमेंट बनानी है, मतलब कंक्रीट वाटरप्रूफ बनानी है, मतलब कंक्रीट ऐसी जगह पे यूज करना है जहाँ पे सीलन अधिक आती हो, तो हम लोग कोई ऐसा केमिकल डाल दें जिससे कि सीलन का प्रभाव कंक्रीट में कम से कम हो सके, तो वह भी एक सम्मिश्रक ही कहलाएगा। और इसी तरह अगर कोई स्पेशल कलर डालना हो या फिर कंक्रीट को ऐसी जगह यूज़ करना हो जहाँ पे कि केमिकल अटैक ज़्यादा हो, तो कुछ उसमें से केमिकल अटैक को मतलब कि रेजिस्टेंस करने के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला दें तो जिससे कि वो केमिकली मतलब कि इतना एक्टिव ना हो जाए कंक्रीट की, पता लगा कोई केमिकल के संपर्क में आया और कंक्रीट खराब हो जाए हमारी। तो ऐसे सारे पदार्थों को सम्मिश्रक कहते हैं या एडमिक्सचर कहते हैं और इनको आवश्यकता अनुसार ही हम लोग यूज करते हैं। तो अब जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके हैं कंक्रीट कैसे बनती है और मतलब ये कंक्रीट जैसे कैसे कैसे बनती है और कैसे फॉर्म होती है, इस फ्लो चार्ट से अच्छे से स्पष्ट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है आधुनिक निर्माण में कंक्रीट का महत्व। मतलब अब जो आज की डेट में हम लोग जितने भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें कंक्रीट का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो कंक्रीट की रचनाएं धूप, वर्षा, ताप, सीलन, अग्नि,
इत्यादि में बहुत कम प्रभावित होती हैं और इसकी लाभकारी आयु पत्थर, इस्पात, प्रकाश आदि निर्माण सामग्री से अधिक होती है। फिर भी उल्लेखनीय बात यह है कि अन्य निर्माण पदार्थों की आयु समय बीतने पर घटती है, जबकि सीमेंट कंक्रीट की आयु बढ़ती है। भवनी पत्थर सभी जगह उपलब्ध नहीं है, ईंट का उत्पादन अधिक समय लेता है और टिम्बर जंगलों से लुप्त होता जा रहा है। इन सभी दिक्कतों ने कंक्रीट के प्रयोग को अधिक बढ़ावा दिया है। इसीलिए आधुनिक निर्माण में कंक्रीट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते, इसमें तो हम लोग समझ गए हैं कि आधुनिक निर्माण में आखिर कंक्रीट का महत्व क्या है। अब ये तो आपको सबको पता ही है कि जंगल तेज़ी से कम हो रहे हैं, अब सब जगह पत्थर अवेलेबल नहीं है, अब जो मिट्टी से जो ईंटा बनाने का प्रोसेस होता है काफ़ी कठिन होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई एक चीज़ रिप्लेस कर रहा है तो वो है कंक्रीट। तो इसीलिए आधुनिक निर्माण में कंक्रीट का तो महत्व है ही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब ऐसे निर्माण पदार्थ में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन, उपयोग तथा अनुरक्षण ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है या कंक्रीट तकनीकी कहलाता है। अब तकनीकी रूप से कंक्रीट संगठनों के अनुपात घान निर्धारण मतलब बैच मिक्सिंग। बैच मिक्सिंग होता क्या है कि अब जैसे इसमें हम लोग कितनी सीमेंट डालेंगे, कितना मोटा मिलावा डालेंगे, कितना महीन मिलावा डालेंगे और कितना पानी डालेंगे। तो इसी सब चीज़ों का निर्धारण घान निर्धारण या बैच मिक्सिंग कहलाता है। अब इस पूरे मिश्रण की कुटाई, तराई पर समुचित नियंत्रण रख के उच्च सामर्थ्य वाले तथा उत्तम गुण वाली कंक्रीट का उत्पादन संभव हो सका है। तो अब इसमें जब बैच मिक्सिंग करने के बाद हम लोग कंक्रीट ढाल लेते हैं, तो अब उसमें कितने दिन तक तराई करनी है और ढालते समय हम लोग उस कंक्रीट की कितनी कुटाई करते हैं, इन सब चीज़ों का वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है यही कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है। और अब देखते हैं कि हम लोग कंक्रीट के कितने टाइप होते हैं। तो कंक्रीट जनरली, अब देखो कंक्रीट जो हम लोग मतलब कंक्रीट के टाइप्स हैं, इनको हम लोग इनके बाइंडिंग मटेरियल के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा था कि बाइंडिंग मटेरियल 3 होते हैं। एक गारा कंक्रीट या मड कंक्रीट, जिसे पुराने ज़माने में मिट्टी का गारा और रोड़ी मिला के कंक्रीट बनाते थे तो गारा कंक्रीट हो जाता था। और नेक्स्ट है चूना कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, इसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूना प्रयोग करते हैं। और थर्ड है सीमेंट कंक्रीट। आज की डेट में कंक्रीट का मतलब सीमेंट कंक्रीट ही है। और अब चूंकि अब कंक्रीट के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो गारा कंक्रीट और चूना कंक्रीट इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। पर इसके आगे के चैप्टर्स में अगर कहीं भी कंक्रीट बोला जाएगा तो वहाँ पे कंक्रीट का मतलब सिर्फ सीमेंट कंक्रीट ही रहेगा, क्योंकि इसी का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है आज की डेट में। तो चलिए एक एक इसमें देख लेते हैं कि गारा कंक्रीट क्या होता है, चूना कंक्रीट क्या होता है और सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गारा कंक्रीट। अब गारा कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो गारा होता है और गारे में से मिट्टी की ईंट की रोड़ी मिलाकर गारा कंक्रीट तैयार किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रोड़ी की माप होती है ना, वो 40 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब 40 mm से जो रोड़ी की माप अधिक हो जाएगी तो फिर जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो मतलब जो एक दूसरे से बंधने दो रोड़ियाँ, भाई बाइंडिंग मड करता क्या है कि रोड़ी को आपस में बांध के रखता है ना, अलग अलग रोड़ियों को। अब बड़ी बड़ी रोड़ियाँ हो जाएंगी तो फिर वो चूंकि मड की स्ट्रेंथ वैसे भी कम रहती है और फिर आसानी से वो रोड़ियों को बांध भी नहीं पाएगा। इसीलिए जो रोड़ी की ऊपरी मतलब लिमिट है वो डिसाइड कर दी है 40 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए रोड़ियाँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तब जो गारा कंक्रीट होता है एक निम्न श्रेणी कंक्रीट होता है। आपको तो पता ही है मिट्टी आखिर उसकी सामर्थ्य कितनी होगी बांधने में, और इसकी सामर्थ्य बहुत कम होती है और इसका उपयोग सस्ते मकान व नींव एवं फर्शों में किया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गारा कंक्रीट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हम लोगों का टॉपिक था चूना कंक्रीट। अब चूना कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो उसमें चूने का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। और संगठक के रूप में बंधक पदार्थ महीन मिलावा, मोटा मिलावा व पानी का प्रयोग किया जाता है। ये तो फ्लो चार्ट में भी समझे थे। कंक्रीट निर्माण का प्रोसेस ही यही होता है। इसमें आपको बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट मतलब महीन मिलावा, कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा और वाटर पानी का प्रयोग करते हैं। तो और नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसमें चूना कंक्रीट में ही महीन मिलावे के रूप में सूखी एवं बालू का प्रयोग करते हैं तथा मोटे मिलावे में स्थूल कंक्रीट मास कंक्रीट। अब इसका स्थूल कंक्रीट का मतलब क्या होता है?
स्थूल कंक्रीट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक जगह पे ढेर सारी कंक्रीट हो। अब ढेर सारी कंक्रीट कहाँ पे डाली जा सकती है? अगर कहीं पे बांध बनना हो, तो बांध बनता है जब, तो वहाँ पे ढेर सारी कंक्रीट डाली जाती है। और अगर रिटेनिंग वाल यानी कि प्रतिधारक दीवार बननी हो, तो वहाँ पे ढेर सारी कंक्रीट एक ही जगह पे डाली जाती है। और तो ये हो जाती है हमारी मास कंक्रीटिंग। और उसमें से जो मैक्सिमम साइज है पत्थर का, वो रोड़ी का मतलब मोटे मिलावे का, वो 40 mm हो सकता है। मतलब 40 mm से अधिक नहीं यूज करना चाहिए। तथा छत एवं फर्श, इनके लिए हम लोग 20 mm मैक्सिमम 20 mm की ही रोड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया चूना कंक्रीट के बारे में। अब जैसे हम जितने कंक्रीट में जैसे हमने बोला कि 40 mm 20 mm, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब इन्हें ही आपको याद रखना है। अब यही अगर आप अपने आंसर में इन्हीं का मेंशन करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव बन जाएगा। तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चूंकि ये तो सभी लोग लिख लेंगे, पर जो अब हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी टेक्निकल टर्म होते हैं कि 20 mm की रोड़ी का यूज कहाँ पे करना है, 40 mm की रोड़ी का यूज कहाँ पे करना है, इन्हीं सब चीज़ों से ही तो आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा। और आपको मतलब आप अपना एकेडमिक में बहुत अच्छे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका हम लोग रेशियो क्या रखते हैं। अब जैसे हमने बताया ना कि 40 mm और 20 mm, ये आपको डाटा अच्छे से याद रखना है। वैसे ही आपको चूना कंक्रीट का अनुपात भी याद रखना है। तो चूना कंक्रीट में 2 अनुपात अपनाए जाते हैं। पहला अनुपात है 16:32:1, मतलब 16:32:100। तो अगर हम लोग 16 किलोग्राम चूना यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 16 बाइंडिंग मटेरियल है और 32 आपका महीन मिलावा है और ये 100 आपका मोटा मिलावा है। तो अगर हम लोग 16 किलोग्राम चूने का यूज कर रहे हैं, तो 32 किलोग्राम महीन मिलावा का यूज करेंगे और 100 किलोग्राम आप मोटे मिलावे का यूज करेंगे। और इसका जो दूसरा अनुपात होता है वो होता है 18:36:100। तो कहीं कहीं हम इसका यूज करेंगे और कहीं हम लोग इसका यूज करेंगे। 18 किलो चूना, 36 किलो महीन मिलावा और 100 किलो मोटा मिलावा, इस तरह यूज करते हैं। और चूना कंक्रीट की एक पारी में 20 mm से मोटी एक एक जो पारी होती है वो 20 mm की मोटी परत में जाना चाहिए और 6 किलोग्राम वेट के दुरमुठ से कुटाई करनी चाहिए। अब मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने ये आपका एक, आप इतने मोटे एरिया में आप कंक्रीट डालना चाहते हैं और इस टोटल इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 60 mm। 60 mm इसकी टोटल मोटाई है। तो हम लोग अब एक बार में ही पूरे एरिया में कंक्रीट नहीं फिक्स कर देंगे। अब इसमें करेंगे क्या कि हम लोग पहले इतने एरिया में हम लोग मतलब 20 mm ऊंचाई तक हम लोग कंक्रीट डालेंगे और इसको अच्छे से कूट देंगे दूरमुठ से। फिर नेक्स्ट जो ये दूसरे में जब इसमें कूटने के बाद तब 6 किलोग्राम वेट के दूरमुठ से कूटना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से 20 mm का एरिया में पूरा यही कंक्रीट डालेंगे और फिर अच्छे से कूट देंगे इसी दुरमुठ से। फिर नेक्स्ट में आखिर में फिर 20 mm डालेंगे और फिर कूट देंगे अच्छे से। तो ऐसे डालना है पूरा एक साथ 60 mm, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझा रहे थे आपको। तो एक बार में ही 60 mm पूरी कंक्रीट 60 mm मोटाई तक नहीं डालनी है, 20-20 mm करके डालनी है और 6 किलोग्राम वेट के दूरमुठ से कूट देना है। तो इस तरह हम लोग इसकी प्लेसिंग कंक्रीट की करते हैं, चूना कंक्रीट की। अब हम लोग, अब इसके बाद होता क्या है कि प्लेसिंग करने के बाद अब इसमें चूंकि अब ये चूना जो होता है ये इसमें हाइड्रेशन होती है, तो इसमें सेट होने के बाद लगभग कम से कम 10 दिनों तक, मिनिमम 10 दिनों तक हम लोग पानी छिड़क कर तराई करते हैं। पानी छिड़कना है, इसमें पानी भरना नहीं है चूने में, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसकी जो चूना कंक्रीट होती है, जो इसकी तराई करते हैं हम लोग पानी छिड़क कर करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने गारा कंक्रीट पढ़ लिया, चूना कंक्रीट पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट में, अब जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम लोग बंधक पदार्थ के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें बंधक पदार्थ सीमेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब सीमेंट, अब चूँकि हमने पहले ही बताया था ना कि इस पूरी बुक में ही अगर कहीं कंक्रीट का यूज होगा तो वहाँ पे कंक्रीट का मतलब सीमेंट कंक्रीट ही माना जाएगा। और हम लोग अब इसके बाद हम लोग डिटेल्ड जो स्टडी करेंगे पूरे बुक में और इस चैप्टर में भी पूरी सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही करेंगे।
तो अब देखते हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो चूना कंक्रीट से अधिक सामर्थ्यवान व टिकाऊ होता है तथा उच्च श्रेणी के निर्माण में अब सीमेंट कंक्रीट ही यूज होती है। आप लोग भी देखते होंगे जितने भी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स तक की बिल्डिंगें जितनी भी बनती हैं सब में सीमेंट कंक्रीट का ही यूज़ होता है। तो अब देख लेते हैं कि सीमेंट कंक्रीट में संगठक क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिला के सीमेंट कंक्रीट बनता है। तो सीमेंट कंक्रीट में पहला बंधक पदार्थ में पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और नेक्स्ट है महीन मिलावा। अब महीन मिलावे के रूप में हम लोग बालू का प्रयोग करते हैं। बालू सीमेंट का संकुचन रोकता है। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि ये संकुचन होता क्या है और सीमेंट में संकुचन होता क्यों है, जो कि फाइन एग्रीगेट मतलब बालू रोक रहा है जिस संकुचन को। तो संकुचन बालू में सीमेंट में ये होता है कि जैसे आपने एक इतना बड़ा एक तसला लिया और इस पूरे तसले में आपने सीमेंट का पेस्ट बना लिया, पर संकुचन इसमें यह होता है कि जब सीमेंट का पेस्ट बना लिया आपने और सीमेंट को जब छोड़ दिया तो जमने के बाद उसका एरिया कुछ ना कुछ, जितना बड़ा आप इतने बड़े एरिया में आपने कंक्रीटिंग की वो सीमेंट का पेस्ट बनाया था तो कुछ ना कुछ उसका एरिया कम हो जाएगा हाइड्रेशन के बाद, जब पानी के मिलने के बाद और सब जमने के बाद कुछ ना कुछ इसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो इसे ही सीमेंट का संकुचन कहते हैं और इसी संकुचन को रोकता कौन है, आपका बालू। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोटा मिलावा। अब मोटा मिलावे में अब सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में पत्थर की रोड़ी का प्रयोग करते हैं। पत्थर की गिट्टी हो गई, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर हो गया, बेसाल्ट हो गया और ट्रैप हो गया, इन सब पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। और मोटा मिलावा 4.75 mm से कम तथा 75 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। सामान्य कार्यों के लिए 40 mm से 20 mm माप तक की गिट्टी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोटा मिलावा और महीन मिलावे को साइज के अनुसार अलग अलग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइज में पहला क्या हो गया हम लोगों का, महीन मिलावा मतलब फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट की जो साइज होती है वो किससे कम होती है, लेस देन 4.75 mm। मतलब अगर 4.75 mm से जो कम साइज के जो एग्रीगेट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, महीन मिलावा मतलब फाइन एग्रीगेट। और दूसरा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट का जो साइज होता है वो ग्रेटर आर इक्वल, मतलब या तो इससे बड़ा हो या फिर बराबर हो किससे, 4.75 mm। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। 4.75 mm से अगर कम है तो महीन मिलावा है और 4.75 mm के बराबर या उससे ज़्यादा है तो हम उसको मोटा मिलावा कहते हैं। अब आगे जब हम लोग एग्रीगेट के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को 4.75 mm से 75 mm तक हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। फिर 80 mm से ऊपर वालों को साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं। फिर बोल्डर क्या होता है वो जब हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब कंक्रीट के जो संगठन जब डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में, और वहाँ पे जब एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि मतलब कि जब 4.75 mm से किस mm तक की रेंज में किस mm तक की रेंज के एग्रीगेट को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट, अब चूंकि महीन मिलावा हो गया, मोटा मिलावा हो गया, OPC यानी कि सीमेंट हो गया, अब नेक्स्ट एक बचा है हम लोगों का क्या, जल। तो वाटर। अब इन सब चीज़ों को मिला देते हैं तो हम लोगों का एक सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। अब देख लेते हैं इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कंक्रीट तैयार करना तथा बिछाना। अब इसके मतलब कि देख लेते हैं इसके इतने कितने चरण हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चरण में हम लोग कंक्रीट तैयार करके बिछा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी संगठक हैं आपके, ए मतलब कि आपका हो गया बाइंडिंग मटेरियल, फिर महीन मिलावा, फिर मोटा मिलावा, फिर जल, इन चारों को मिला देते हैं। तो पहला हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो जाता है क्या, संगठनों का मिश्रण। दूसरा क्या होता है, कंक्रीट के लिए फर्माबंदी। अब मिश्रण मिक्सिंग तो कर लिया सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोगों के। अब इसके बाद हम लोगों को कैसा कंक्रीट चाहिए, किस शेप का कंक्रीट चाहिए, उसी शेप के हम लोग फॉर्म वर्क यानी कि फर्माबंदी कर लेते हैं। और फिर जब फर्माबंदी करने के बाद जो हम लोगों ने मिश्रण किया था, मिक्सचर तैयार किया था,
उसको उसी फ्रेम में डाल देते हैं और फिर डालने के बाद कुटाई कर देते हैं ताकि जितने भी उसके वाइड्स हैं वो कंक्रीट के बीच के वो सारे निकल जाएं और हम लोगों को अच्छी स्ट्रेंथ मिले कंक्रीट की, इसीलिए हम लोग उसकी कुटाई भी कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुटाई करने के बाद हम लोग करते क्या है, क्यूरिंग। कितने दिनों तक करते हैं, आईएस कोड यानी कि जो हम लोगों का आईएस कोड है उसके हिसाब से तो हम लोग सीमेंट कंक्रीट की क्यूरिंग 28 दिनों तक करनी चाहिए हम लोगों को। पर अब क्यूरिंग के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे क्यूरिंग की जाती है, हम लोगों का इसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी बुक में ही एक अलग से एक चैप्टर ही पूरा है क्यूरिंग के नाम से। तो हम लोग वहाँ पर डिटेल देखेंगे कि कैसे क्या किया जाएगा, मतलब तराई कैसे करेंगे, कितने प्रकार की तराई होती है और कैसे कैसे की जाती हैं। और लास्ट में क्या होता है, क्यूरिंग करने के बाद हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कंक्रीट होती है उसमें, मतलब कि जितना डिज़ायर्ड हम लोगों की स्ट्रेंथ होती है मिल जाती है, तो हम लोग लास्ट में फिर फरमाबंदी हटा देते हैं और हम लोग की कंक्रीट एकदम हम लोगों का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंक्रीट के गुण। अब इसमें देखते हैं कि कंक्रीट के गुण होते क्या क्या हैं। भाई कंक्रीट के गुण, आखिर आज की डेट में हम लोग अगर कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग इस वाले पूरे, मतलब कि इस वाले टॉपिक में पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कंक्रीट का उत्पादन सरल होता है। अब कंक्रीट का उत्पादन इसलिए सरल होता है कि अब भाई हमने लिया क्या, सीमेंट लिया, फाइन एग्रीगेट मतलब महीन मिलावा लिया, मोटा मिलावा लिया, पानी में मिला दिया तो कंक्रीट तैयार हो गई, तो आसानी से तैयार हो जाती है। अब यहीं पे अगर हम लोगों को अगर से ईंटा बनाना हो तो ईंटा बनाने के लिए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पहले मिट्टी लेंगे, फिर मिट्टी की मतलब कि मिट्टी को पूरा साफ़ करेंगे, फिर उसमें जितने केमिकल कंपोजिशन है उनको मिलाएंगे, उनको चेक करेंगे, उसके बाद उसको शेप में लाएंगे, फिर उसको बर्निंग करेंगे, फिर कहीं जाके लास्ट में ईंटा तैयार होता है। पर कंक्रीट में क्या है, आपने सीमेंट लिया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जल लिया, मिला दिया, कंक्रीट तैयार। तो इसका पहला क्या है, उत्पादन सरल होता है। नेक्स्ट है वांछित ढलाई। अब कंक्रीट में एक सबसे आसान चीज़ ये होती है कि हम जैसा चाहें कंक्रीट से अपने हिसाब से अब अपने जैसा चाहते हैं उस शेप का हम लोग स्ट्रक्चर इससे तब तैयार कर सकते हैं कंक्रीट से। और नेक्स्ट होता है वांछित गुण। अब वांछित गुण में होता क्या है कि अगर हमको चाहिए कि नहीं हमें वाटर प्रूफ कंक्रीट चाहिए तो वाटर प्रूफ कंक्रीट बना सकते हैं। सल्फेट रजिस्टिंग या फिर केमिकल अटैक रजिस्टिंग सीमेंट चाहिए, वो कंक्रीट चाहिए तो हम लोग वो मतलब कंक्रीट सल्फेट रजिस्टिंग कंक्रीट भी बना सकते हैं। मतलब जैसी चाहें वैसी कंक्रीट बना सकते हैं अपने हिसाब से उसमें केमिकल ऐड करके, तो जैसे चाहें वैसे उसमें वांछित गुण डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सामर्थ्य। अब आपको तो पता ही होगा कि अब चूंकि सीमेंट कंक्रीट कितनी मजबूत होती है, सब जगह यही यूज होता है, छोटे से लेके बड़े, कितने ही बड़े अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो सब जगह सीमेंट का यूज होता है, सीमेंट कंक्रीट का यूज होता है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है। कीट रोधक, अब इसमें अब दीमक लगने का या फिर किसी कोई कीड़ा लग जाए ऐसा कोई डर नहीं होता है, इन सब से प्रूफ रहती है, तो कीट रोधक भी होती है हमारी कंक्रीट। अब चिर स्थायी, अब इसका चिर स्थायी का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ दिन बाद वो लकड़ी में दीमक लग जाएंगे, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। पर कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो समय के साथ, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है समय के साथ बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब होता है चिरस्थायी। हमेशा कंक्रीट स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, कभी ख़राब नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि कम लागत। अब कम लागत को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जितना, अब भाई अगर आप सिर्फ स्टील का मकान बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लकड़ी आसानी से अवेलेबल नहीं है, वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो अगर इन सब के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जितनी स्ट्रेंथ और जितनी कम लागत में हमें मिल जाती है कंक्रीट से, उतनी स्ट्रेंथ अदर मटेरियल में इतनी ही लागत लगा के नहीं मिलेगी। इसीलिए कंक्रीट को अदर बिल्डिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग सस्ता होता है, इसीलिए इसी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विशाल संरचनाएं। जैसा कि हमने बताया है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बहुत बड़ी 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 संरचनाएं इससे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कंक्रीट के दोष। अब कंक्रीट के गुण देख लिए थे, भाई कंक्रीट के दोष भी देख लेते हैं क्या होते हैं। और एक चीज़ और है, जितने जैसे आपके अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कंक्रीट के गुण क्या हैं, कंक्रीट को तैयार करना और बिछाना क्या हो गया, तो इन सब चीज़ को हम लोग सेपरेटली अच्छे से तैयार करेंगे और देखेंगे कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कंक्रीट के दोष। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कंक्रीट के दोष क्या क्या होते हैं।
कंक्रीट के दोष में सबसे पहले होता है कि अपरिवर्तनीय। ये मतलब कंक्रीट का अगर एक बार जैसा स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जैसा बना लिया वैसा ही रहेगा, तो अपरिवर्तनीय हो गया। नेक्स्ट है तनन सामर्थ्य। अब इसमें कंक्रीट में आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और टेंसाइल मतलब तनन सामर्थ्य TENSILE ये क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ देखा जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में 10 से 15% ही सिर्फ होती है इसमें। आप समझ लीजिए, तो मतलब इसमें इसका दोष क्या है कि इसमें तनन सामर्थ्य नहीं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का ही यूज करके हम लोग कोई ऐसा टेंसाइल मेंबर या तनन मतलब ऐसा मेंबर नहीं बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें कि टेंसाइल फोर्स आ रहे हों। तो इसका एक डिमेरिट ये भी है कि इसमें सिर्फ तनन सामर्थ्य मतलब सिर्फ कंप्रेसिव इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट होता है प्रसार जोड़ मतलब एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब कंक्रीट जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे कंक्रीट एक्सपेंड करती है, और ताप घटने के साथ साथ कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। तो अब इसमें इसीलिए हम लोग जब इसका कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग इसमें प्रसार जोड़ भी हम लोगों को देने पड़ते हैं, नहीं तो हम लोगों की कंक्रीट का स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एक दोष ये भी है कि हमको इसमें प्रसार जोड़ भी देना पड़ता है। नेक्स्ट भार। अब चूंकि कंक्रीट काफ़ी भारी होती है तो इसका सेल्फ वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको भी एक डिमेरिट के रूप में ही हम लोग कंक्रीट के कंसीडर करते हैं। अब कबाड़ी मूल्य का मतलब ये हो गया कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर अगर एक बार बना और आपने उस अब कुछ दिन बाद अगर आपने उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया, तो उसके बाद जो डिमोलिश करने के बाद जो आपका कबाड़ बचता है, मतलब जो उसका जो कंक्रीट तोड़ने के बाद गिट्टी और मोरंग जो उससे मतलब निकलती क्या है, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसका कबाड़ी मूल्य भी शून्य ही होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि उत्तम कंक्रीट तैयार करने की प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कंक्रीट। तो इसमें टोटल 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में हम लोग उत्तम कंक्रीट तैयार करते हैं। पहले क्या है, संगठकों का चयन, मतलब इसमें बाइंडिंग मटेरियल हमारा क्या होगा, और हम लोगों का फाइन एग्रीगेट कौन सा होगा, हम लोगों का कोर्स एग्रीगेट कौन सा होगा, हम लोग वाटर कैसा मिलाएंगे, ये सब चीज़ें चयन कर लेंगे। तो ये हम लोगों को हो गया, ये हो गया हम लोगों का संगठकों का चयन। और नेक्स्ट हो गया संगठकों का अनुपात। अब हम लोग सीमेंट कितनी मात्रा में डालेंगे, कितनी मात्रा में महीन मिलावा डालेंगे, कितनी मात्रा में हम लोग मोटा मिलावा डालेंगे, और कितनी मात्रा में हम लोग पानी डालेंगे, ये हो गया संघटकों का अनुपात। और नेक्स्ट है जल सीमेंट अनुपात। अब इसका मतलब ये हो गया कि सीमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग कितना पानी डालेंगे, वो हो गया जल सीमेंट अनुपात। और नेक्स्ट हम लोगों का है कंक्रीट संक्रिया मतलब कंक्रीट ऑपरेशंस। अब कंक्रीट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें कंक्रीट कैसे मतलब कंक्रीट इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के कि कंक्रीट को हम लोग कैसे रखेंगे, मतलब सीमेंट कैसे स्टोर करेंगे, और सीमेंट स्टोर करने के बाद कैसे इसमें गिट्टियाँ स्टोर करेंगे, और उसको कैसे इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, ये सब आ गया आपके कंक्रीट संक्रिया में। और नेक्स्ट है आपका, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंक्रीट के ग्रेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ग्रेड की कंक्रीट हम लोग मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड ने कौन कौन सी ग्रेड की कंक्रीट सुझा रखी हैं और कैसे कैसे है। तो टोटल तो इंडियन स्टैंडर्ड ने हम लोगों को 15 ग्रेड बताए हैं कि 15 ग्रेड की कंक्रीट होती है, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट होते हैं, M10, M15, M20, M25, M30, M35 और M40। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अतिरिक्त M5 और M75 की ग्रेड की कंक्रीट जिनकी सामर्थ्य बहुत कम होती है, इसको M5 और M75 के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है M15, तो यहाँ पे M का मतलब होता है मिक्स, और 15 का मतलब होता है कि 150 mm का क्यूब लें हम लोग कंक्रीट का, क्या लें, एक क्यूब लें। ये कितना mm का लें, 150 mm का, मतलब ये 150 हो गया, ये 150 हो गया, और जो ये है ये भी 150 हो गया। अब इस क्यूब को
हम लोग कास्ट करने के बाद 28 डेज तक 100 आर्द्रता में तराई करने के बाद जो इस क्यूब की स्ट्रेंथ होगी वही स्ट्रेंथ ये लिखी है, यहाँ पे 15 लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 15 इसकी स्ट्रेंथ कुल मिला के दर्शा रही है और एम का मतलब मिक्स हो गया। तो ये हो गया हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। टोटल आईएस कोड ने 15 ग्रेड समझाए हैं, तो इसमें 7 इंपॉर्टेंट हैं और जो M5 और M75 होते 7.5 होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम होती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंक्रीट शब्दावलियाँ। अब कंक्रीट टर्मिनोलॉजी, इसमें सादा कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट, अगर नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट बना के प्लेस कर रहे हैं तो उसे प्लेन कंक्रीट कह रहे हैं। स्थूल कंक्रीट पहले भी हमने बताया, अभी भी बता रहे हैं, जहाँ पे एक ही जगह पे ढेर सारी कंक्रीट एक ही जगह पे डाल दी जाए, जैसे कि डैम हो गई और रिटेनिंग वाल हो गई। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग मास कंक्रीट कहते हैं, मतलब जहाँ पे एक ही जगह पे ढेर सारी कंक्रीट डाल दी जाए। नेक्स्ट हो गया ग्रीन कंक्रीट। अब ग्रीन कंक्रीट का मतलब ये नहीं होता कि कोई हरे रंग की कंक्रीट होती है। ग्रीन कंक्रीट ऐसी कंक्रीट होती है जो कि जहाँ पे मतलब कि अभी जहाँ पे बनाई गई है वहीं पे रखी है, अभी उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आया है, तो उसे हम लोग ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। अवपात शून्य, जीरो स्लम्प कंक्रीट, यहाँ पे एक नया टर्म हमको मिला है, स्लम्प। ये स्लम्प जो होता है ये वर्कबिलिटी को डिनोट करता है, सुकार्यता। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब इसमें अवपात शून्य कंक्रीट मतलब ऐसी कंक्रीट में जो स्लम्प होता है, मतलब अवपात होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब ये बहुत बहुत ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। और जनरली जो ये अवपात शून्य कंक्रीट होती है ना, ये जो M30 होता है, इसके जो ऊपर वाली जितनी भी कंक्रीट होती हैं, मतलब कि M30 मतलब मिक्स जो 30 होता है, इसके ऊपर वाली स्ट्रेंथ की जितनी भी कंक्रीट रहती हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या है, अवपात शून्य कंक्रीट। और नेक्स्ट हो गया उच्च भार वाली कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में UPSSC जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हैवी वेट कंक्रीट के बारे में पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन उसमें से हैवी वेट कंक्रीट के बारे में आया था। तो अब हैवी वेट कंक्रीट कहते किसे हैं, तो ये उच्च घनत्व वाली मतलब हाई डेंसिटी वाली कंक्रीट होती है और इसका भार जो होता है वो 3400 से 4000 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सॉरी हाँ, पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो कितना होता है, 3400 से लेके 4000 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी पर क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होता है, पर होता है पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। एक क्यूबिक मीटर की कंक्रीट की जो वेट होगा वो 34 से लेके 4000 होता है। और यही वैल्यू किसमें आई थी, UPSSC जेईई के एग्ज़ाम में ये वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। और जनरली जो कंक्रीट होती है उसका जो वेट होता है 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट होता है रेनफोर्स कंक्रीट। अब अभी हम लोगों ने जैसे देखा था प्लेन कंक्रीट, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट में होता क्या है कि हम लोग जो कंक्रीट होती है उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, उसमें मिला देते हैं हम लोग सरिया, मतलब कि स्टील। तो ये हो गई हमारी रेनफोर्स्ड कंक्रीट। और नेक्स्ट होती है रेडीमिक्स कंक्रीट। अब रेडीमिक्स कंक्रीट इसका मतलब ये होता है कि जब किसी एक मतलब कि कहीं एक सेंटर है वहाँ पे हम लोगों ने कंक्रीट तैयार कर लिया और प्लास्टिक स्टेट मतलब कि सुघट इस अवस्था में ही, और जहाँ पे हमें प्लेस करना है वहाँ पे हमें कंक्रीट ले जाना है, तो ऐसी कंक्रीट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट। तो अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर में इतने टॉपिक थे और हम लोगों ने सारे टॉपिक डिटेल से पढ़ लिए हैं और अच्छे से समझ लिया है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी इस चैप्टर में आखिरी में क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, लिखिए। और अगर कहीं कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।